अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? अच्छा, आज हम जो है वो फर्स्ट लेक्चर है बिजनेस का हमारा, ओ लेवल एंड आईजीसीएसई बिजनेस। सिलेबस कोड 7081 और 0264, यानी ओ लेवल का 7081 सिलेबस कोड है और आईजीसीएसई का 0264 सिलेबस कोड है। ठीक है, तो हम दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए हमने वो एक ही उसके अंदर ये रखा हुआ है। और आपका जो एकेडमिक ईयर है दैट इज 2027 टू 2029, मीन्स के जो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन 2027, 2028 एंड 2029, सिलेबस उनका ये सेम होगा। 3 साल के लिए कैम्ब्रिज का ये सिलेबस है। ठीक है, तो हम फ्रॉम स्क्रैच जो स्टार्ट करेंगे, ये हमारा पहला लेक्चर होगा बिजनेस का। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू लेंगे सिलेबस का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो आ जाता है नंबर 1 पे, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, दिस टॉपिक इंट्रोड्यूसेस की बिजनेस कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स, enterprise and entrepreneurship, measuring business size and why some businesses grow while others remain small are also important issues. Types of business organizations में business objectives and then stakeholder objectives, and the role of the stakeholders groups are also considered. तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले तो आ गया 1.1 पे आपका बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, इसमें द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पूरा कवर है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये होगा। इसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिंग वैल्यू, एक नया कॉन्सेप्ट है, ये आप डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में है। फिर है इकोनॉमिक सेक्टर्स, और इसके अंदर आ जाता है कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स, जिसमें आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर क्या होता है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है एंटरप्राइज, बिजनेस ग्रोथ एंड साइज। एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें आ जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये इसमें पूरी डिटेल है आपको कि क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए फॉर अ टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, आप उसको कह लें। पर्पज एंड की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, ये आ जाएगा इसमें। यानी इसका जो मेन है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर और बिजनेस प्लान, ये इसका कोर है। उसमें फिर है द इम्पोर्टेंस ऑफ द हैविंग अ बिजनेस प्लान। अब इसमें बिजनेस प्लान की सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी का पार्ट है कि द मेथड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग बिजनेस साइज, कि बिजनेस साइज को कैसे मेजर किया जाएगा, मेथड्स क्या होंगे उसके। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और सेल्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके थ्रू हम देखते हैं कि वो व्हाट इज द साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, वो एक मेथड सिंगल मेथड अप्लाई होगा या इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स अप्लाई होगा, तो हमें क्लियर पिक्चर होगी, नजर आएगी। ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है आपका व्हाई सम बिजनेसेस ग्रो एंड अदर्स रिमेन स्मॉल। ठीक है, क्यों कुछ बिजनेस जो है वो ग्रो कर जाते हैं, कुछ छोटे ही रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, वो आगे मतलब ग्रो नहीं करते। वो अब इंटेंशनली डिपेंडिंग ऑन दी विल ऑफ द बिजनेसमैन होता है कि वो चाहते हैं कि बस बिजनेस स्मॉल रहे, अंडर कंट्रोल रहे। ठीक है, वो चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे हम कि व्हाई द ओनर्स ऑफ अ बिजनेस देखें मे वांट टू ग्रो द बिजनेस। ठीक है, हाउ एंड व्हाई बिजनेसेस कैन ग्रो इंटरनली, डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, डेवलप न्यू मार्केट्स। तो इसमें इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ हम डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होंगे। फिर है व्हाई सम बिजनेसेस सक्सीड एंड अदर्स फेल। ठीक है, वो था आपका लास्ट के ग्रो एंड रिमेन स्मॉल, और इसमें है कि सक्सीड एंड फेल। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर टॉपिक्स डिस्कस होंगे। इस ये कवर कर रहा है आपका सिलेबस का पॉइंट कि सम बिजनेस सक्सीड एंड अदर्स फेल। एंड देन कम्स 1.4 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे। सोल ट्रेडर्स हैं, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होंगे, सब डिस्कस होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आ जाएगा आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंचाइजीज हैं इसमें, जॉइंट वेंचर्स, सोशल एंटरप्राइजेस, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फिर नेक्स्ट है आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, किसी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना कि व्हाई बिजनेस इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, कि उसके बाद फिर स्टेक होल्डर्स हैं। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव में हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद देखें बिजनेस ऑब्जेक्टिव में कोर क्या होते हैं, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट और मार्केट शेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टू बी हैविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। एंड देन कम्स द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स ग्रुप। अब इसमें इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ओनर्स हैं, पार्टनरशिप्स। ठीक है, जिस ओनर्स किसके, सोल ट्रेडर के, पार्टनरशिप के, और शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, ये सब इंटरनल हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में क्या आ जाते हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है। ठीक है, फिर आपकी लोकल कम्युनिटी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप, ये आ जाएगा इसमें। एंड देन आपका सेकंड पार्ट जो मेन है वो है आपका पीपल इन बिजनेस।
This topic focuses on human resource management and includes recruiting and selecting employees, employment contracts and legal controls, and training. How business are organized, managed, and leadership style are considered, as well as the reasons why reducing a workforce may be necessary. ये सब डिटेल इसके अंदर आपका पीपल इन बिजनेस के पार्ट में डिस्कस होंगी सब चीजें ऑल्सो इंक्लूडेड आर मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स इन बिजनेस. Finally, this topic covers the importance of having a well motivated workforce and methods of motivation. वो इसमें आप पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा इसमें आपका कवर होता है. सबसे पहले इसमें रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज होगा, उसमें सारे टॉपिक्स आ जाएंगे. ठीक है, स्टेजेस होंगे कैसे, हाउ टू रिक्रूट, हाउ टू सिलेक्ट द एम्प्लॉयज, एंड आफ्टर सिलेक्शन क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. ये 2.1.2 इसका पार्ट है. एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीगल कंट्रोल्स ओवर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज. द मेन कंटेंट्स क्या होंगे उसके, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, जब एक बंदा हायर हो जाता है उसको फिर हम एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिसे आप ऑफर लेटर भी कहते हैं. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कहते हैं. उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसमें लीगल कंट्रोल्स क्या होंगे, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, उसमें क्या चीज़ें फोकस करनी पड़ती हैं आपको. ठीक है, वो सब चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी इसमें. एंड देन 2.1.3 पे आ गया आपका ट्रेनिंग. एम्प्लॉय की ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेनिंग हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. फर्स्ट है इसका सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. द मेन फंक्शंस, फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ये मेन फंक्शंस, फंक्शनल एरियाज हैं आपके बिजनेस के. और इसी तरह के डिपार्टमेंट्स भी, अगर आप इसकी बिजनेस में जाएंगे ना, आपको मेन डिपार्टमेंट्स मिलेंगे. ऑपरेशन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग कहीं कहलाता है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सिक्योरिटी होता है. ये सब ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में आ जाते हैं. सिंपल हायरार्चिकल स्ट्रक्चर्स होता है. ठीक है, इसमें टॉल फ्लैट लेवल्स ऑफ हायरार्की है. ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट चेन्स ऑफ कमांड है. ये सब इसमें आ जाएगा कि व्हाट इज द हायरार्की, व्हाट इज द चेन ऑफ कमांड, ये सब इसमें डिस्कस होगा. एंड देन नेक्स्ट इज 2.2.2 है आपका द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग. ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहलाते हैं, और यही कोर फंक्शंस होते हैं किसी भी मैनेजर के. कोई भी डिपार्टमेंट मैनेजर को यही 5 चीज़ों को फोकस करना पड़ता है. इसी के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन डिस्कस होगा. एंड देन कम्स दी लीडरशिप स्टाइल. ठीक है, लीडरशिप स्टाइल में द मेन लीडरशिप स्टाइल है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेयर. ये 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स हैं, डिस्कस होते हैं. इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे. एंड देन 2.2.4 में आ जाएगा आपका व्हाई रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द वर्कफोर्स में बी नेसेसरी. कॉन्सेप्ट ऑफ डाउन साइजिंग आप इसमें पढ़ेंगे. रीजंस फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द वर्कफोर्स, ऑटोमेशन है, रिड्यूस डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स है, नीड टू लोअर कॉस्ट है. इस वजह से डाउन साइजिंग की करती है गवर्नमेंट, वर्कफोर्स कम कर देती है. रिड्यूस डिमांड. ठीक, और उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ रिडेंडेंसी. अब रिडेंडेंसी का कॉन्सेप्ट एक टर्मिनोलॉजी है, वो HRM के अंदर आती है, वो हम डिस्कस करेंगे. रिकमेंड एंड जस्टिफाई विच एम्प्लॉइज टू मेक रिडेंडेंट इन अ गिवन सिचुएशन. रिडेंडेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को स्पेयर कर दिया जाए. अगर कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गई आपकी, ठीक है, और कोई अगर हालात ऐसे हो गए, रिसेशन आ गया, तो इसमें इकोनॉमिक डिजास्टर कोई आ जाता है, कुछ कंट्री के अंदर कोई ऐसी कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसके उस पे बेस करते हुए कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि उनकी जो बिजनेस जो है वो ग्रोथ खत्म हो जाती है या कम हो जाती है. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन वो अपनी वर्क फोर्स को भी कम कर देते हैं. कुछ लोगों को उनको निकालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड, मतलब कुछ एम्प्लॉय रिडेंडेंट हो जाते हैं. जैसे अब आप 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गई, तो उससे रिलेटेड जो एम्प्लॉयज हैं वो रिडेंडेंट हो गए, यानी कि स्पेयर हो गए. दिस इज कॉल्ड रिडेंडेंसी. द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन. अब इसमें ट्रेड यूनियन आ जाती है. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाएं, जो फैक्ट्रीज वगैरह का विजिट करें, तो यू विल फाइंड अ ट्रेड यूनियन देयर. ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव होती है, वहाँ की जो लेबर फोर्स होती है उसको रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, ये इसमें आ गया. अब आ जाता है आपका इसका नेक्स्ट 2.3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. कि कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या यूज होते हैं, वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट. तो पहला पार्ट है इसका. ठीक है, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपकी. वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन बैरियर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स, रीजन फॉर कम्युनिकेशन बैरियर्स, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड द नेक्स्ट 2.4 इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज. एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट रखना पड़ता है. ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है. अगर वेल मोटिवेटेड वर्कफोर्स है और डीमोटिवेटेड वर्कफोर्स होगी तो उससे क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के बाद, ये सब इसमें आ जाता है.
अब नेक्स्ट है इसका 2.4.2 में मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसमें मेथड्स पढ़ेंगे कि कैसे मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, कैसे मोटिवेट रखा जा सकता है उनको। ठीक है, एंड देन थर्ड वन इज द मार्केटिंग। This topic covers marketing and the market, including niche markets and the mass markets, why markets change, and the use of market segmentation. ठीक है, market research and the marketing mix, including the 4 P's. अब 4 P's आप इसमें डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, और इसमें आ जाएगा प्लेस एंड द प्रमोशन। ये हम 4 P's हैं, इन डिटेल डिस्कस होगा मार्केटिंग के अंदर। इसका पहला पार्ट है आपका 3.1 द मार्केटिंग एंड द मार्केट। अब द रोल ऑफ मार्केटिंग में इसमें करेंगे कि मार्केटिंग का रोल एक्चुअली क्या है, व्हाट रोल मार्केटिंग प्लेज। ठीक है, वो इसमें आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग मार्केट चेंजेस, व्हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न में चेंज। स्पेंडिंग पैटर्न होता है ना कि मार्केट जो परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंट्री के अंदर, रीजन के अंदर, उसमें इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। अगर इकोनॉमिक ग्रो हो रही है, स्टैंडर्ड लिविंग हाई है आपका, तो कंज्यूमर्स का परचेजिंग पावर बहुत हाई होता है। ठीक है, उस हिसाब से मार्केट का भी ट्रेंड होता है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट चेंजेस अब इसमें डिस्कस करेंगे। एंड फिर नेक्स्ट है आपका मास मार्केट्स एंड निश मार्केट्स। ये कॉन्सेप्ट्स दोनों का आप डिस्कस करेंगे कि वो है क्या, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एंड देन कम्स द मार्केट सेगमेंटेशन, हाउ मार्केट कैन बी सेगमेंटेड अकॉर्डिंग टू एज, इनकम, लोकेशन, जेंडर। मार्केट को सेगमेंट किया जाता है इस पे बेस करके कि एज किसको आप फोकस कर रहे हैं, कौन सी एज लिमिट को फोकस कर रहे हैं आप, जनरल इन किसी हायर इनकम ग्रुप को फोकस कर रहे हैं, लोकेशन क्या होगी आपकी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में, जेंडर को किसको फोकस कर रहे हैं आप। ठीक है, लाइफ स्टाइल क्या है वहाँ का। तो ये मार्केट को उसी तरह से सेगमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लिविंग स्टैंडर्ड। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के डिस्कस होंगे। ठीक है, फिर आपका है नंबर 3.2 पे मार्केट रिसर्च, मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग के लिए मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अब इसमें प्राइमरी रिसर्च मेथड हैं, सेकेंडरी हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो इसमें सारा कवर होता है आपका कि प्राइमरी रिसर्च मेथड्स, जिसमें क्वेश्चन आयर्स हैं, सर्वेज हैं, इंटरव्यूज़ हैं, फोकस ग्रुप्स हैं, ऑब्जर्वेशन है। फिर है द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड वाई इट इज़ यूजफुल टू बिजनेसेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस होंगे। फिर सेकेंडरी रिसर्च मेथड्स हैं, द कंपटीटर वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, मार्केट रिपोर्ट्स हैं, ट्रेड मैगजीन्स होते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस होंगे। एंड 3.3 पे आ गया मार्केटिंग मिक्स। इसमें फर्स्ट पी आपका जो है दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड इमेज। अब आपको पता होगा ब्रांड इमेज, लोग ब्रांड को यूज कर रहे होते हैं मार्केट में। आप जाते हैं, हम एक पर्टिकुलर ब्रांड आपके जहन में, फोन होगा तो एप्पल, सैमसंग, दैट इज ए ब्रांड। ठीक है, अगर आप टॉयलेटरीज की तरफ जाते हैं तो आपको पता है यूनिलीवर। ठीक है, यूनिलीवर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, कोलगेट पामोलिव है। ठीक है, ये ब्रांड्स हैं। तो इस ब्रांड्स को, जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग के लिए ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड इमेज, एक इमेज की, ब्रांड का इमेज क्रिएट किया जाता है। रोल ऑफ पैकेजिंग, जिस तरह की जितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगी तो कंज्यूमर उस पर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, द न्यू स्टेजेस, द मेन स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये भी इसमें आ जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और डिफरेंट एक्सटेंशन स्ट्रेटेजीज, रिकमेंड एंड जस्टिफाई एन एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी टू यूज इन अ गिवन सिचुएशन। अब ये मार्केटिंग मिक्स के अंदर सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट डिस्कस होगी तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी। एंड देन दी प्राइस, सेकंड पी इज द प्राइस। प्राइसिंग मेथड्स हैं इसमें के कॉस्ट प्लस, competitive, पेनिट्रेशन, स्किमिंग एंड डायनामिक। ये टेक्निक्स हैं प्राइसिंग की कि किस तरह प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। एंड द थर्ड पी इज द प्लेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ठीक है, डायरेक्ट टू कस्टमर्स थ्रू रिटेलर्स, होलसेलर्स, एजेंट्स, रिकमेंड एंड जस्टिफाई एन एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब इसमें सब जगह रिकमेंडेशन भी आपसे पूछ सकता है एक सिचुएशन देने के बाद। फोर्थ फाइनल पी आपका है प्रमोशन, रीजंस फॉर प्रमोशन आ गया, मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, वाउचर्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, स्कीम्स हैं, कंपटीशंस हैं, स्पेशल ऑफर्स हैं, डिस्काउंट्स हैं। एवरीबडी नोज कि व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द डिस्काउंट। ठीक है ना, हमें यूजुअली क्लियरेंस सेल हम देख रहे होते हैं, डिस्काउंट्स ऑफर हो रहे होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई पर्टिकुलर ओकेजन है, 14 अगस्त आ गया, 23 मार्च आ गया इन पाकिस्तान, उसके बाद जो है इंडिया में 15 अगस्त है, इसी तरह यूएसए के अंदर 4 जुलाई है, यूएई के अंदर 2 दिसंबर है। ये नेशनल डेज के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट लगाए जाते हैं। फिर एक ऑल ओवर द वर्ल्ड 25 दिसंबर को जब क्रिसमस होता है तो पूरे यूरोप के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द टेक्निक ऑफ प्रमोशन। ठीक है,
फिर आ गया आपका ई कॉमर्स, इसका नेक्स्ट पार्ट ई कॉमर्स है। अब एवरीबडी नोज व्हाट इज द ई कॉमर्स, ठीक है ना, मोबाइल फोन इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन टिकटिंग है, ये सब ई कॉमर्स हो गया ना, ये सारा डोमेन ई कॉमर्स में आता है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आ गया 3.3.6 पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, importance of the different elements of the marketing mix, recommend and justify an appropriate marketing mix for a given situation, वही बात आ गई। फिर एंटरिंग न्यू मार्केट्स इन अदर कंट्रीज एज अ मेथड ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना, जब आप मार्केट ग्रो होती है तो आप एक सिटी से दूसरे सिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ठीक है, उस कंट्री से फिर दूसरे कंट्री, एक रीजन से सब कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट, मतलब आप बड़ा एक्सपेंड करते चले जाते हैं फिर अपनी, दैट इज दी ग्रोथ। और ये आ जाता है आपका मार्केटिंग के अंदर। फिर है आपका लीगल कंट्रोल्स, लीगल कंट्रोल्स रिलेटेड टू मार्केटिंग, द पर्पज ऑफ लीगल कंट्रोल्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ लीगल कंट्रोल ऑन मार्केटिंग, लीगल कंट्रोल्स को फॉलो करना पड़ता है मार्केटिंग के अंदर भी, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए भी लॉज होते हैं, लीगल कंट्रोल्स होते हैं, तो वो सब आप फॉलो करना होता है कंपनीज को। फिर आपका फोर्थ आ गया ऑपरेशंस मैनेजमेंट, दिस टॉपिक कवर्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and includes the main methods of production, the role of technology, and the importance of sustainable production. Cost, the scale of production, as well as break-even analysis are included alongside economies of scale and quality production. ठीक है, this topic concludes with the main factors which influence location decision. इसमें सबसे पहले आ गया आपका 4.1 पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं इसके अंदर, कैलकुलेशन लेबर प्रोडक्टिविटी, इसका एक छोटा सा फार्मूला है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेबर प्रोडक्टिविटी, उसके वाई एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, ये इसमें आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीन प्रोडक्शन है, कैजान प्रिंसिपल है, जीआईटी है, वो सब आपका प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं। ये सब टेक्निक्स फॉलो करते हैं, कुछ कंपनीज करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, कुछ सारी फॉलो कर रही होती है, कुछ को एक फॉलो कर रही होती है। केजान एक्चुअली जापानीज टेक्निक है, इसको किस तरह फॉलो कर रहे होते हैं। जीआईटी होता है जस्ट इन टाइम, ठीक है ना, वो भी आप डिस्कस करेंगे। फिर है द मेन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जॉब में करते हैं, बैच प्रोसेसिंग होगी या फ्लो प्रोडक्शन होती है, ये डिपेंडिंग होती है प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं आप, ठीक है। एंड देन इसी का सेकंड पार्ट है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका फर्स्ट है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात है, अब आप प्रोडक्शन के अंदर टेक्निक्स में अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, आपको पता है अब तो रोबोट्स यूज हो रहे हैं, एआई के थ्रू जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। उसमें हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, जिसे हम कैम एंड कैड कहते हैं, ये बहुत कॉमन हो गया अब इंजीनियरिंग साइड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेथड्स ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसमें यूज देखेंगे आप। हाउ बिजनेस कैन बी मोर सस्टेनेबल यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इसमें आप ये चेक पढ़ेंगे। एडवांटेजेस इसके होंगे कि बिजनेस बिकमिंग मोर सस्टेनेबल। एंड देन दी नेक्स्ट इज द 4.4 है कॉस्ट स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। अब कॉस्ट, अगर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हैं तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और कॉस्ट के अंदर अगर नहीं भी है तो हम कॉस्ट इसमें अलग से भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई कॉस्ट, क्लासिफाई एंड कैलकुलेट कॉस्ट यूजिंग एग्जांपल्स। फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस कॉस्ट स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, ब्रेक इवन मीन्स कि नो प्रॉफिट नो लॉस, द कंपनी इज अर्निंग नो प्रॉफिट एंड इनकरिंग नो लॉस, ऐसा पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। वॉट एवर यू आर अर्निंग यू आर स्पेंडिंग, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये टेक्निक्स हैं, ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, परचेजिंग है, मार्केटिंग है, फाइनेंशियल है, मैनेजरियल है, टेक्निकल है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ये डिटेल में डिस्कस होंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कमिटमेंट और लॉयल्टी फ्रॉम एम्प्लॉइज, वीक कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये इसमें आ गया। नेक्स्ट आपका इसका अलग से ब्रेक इवन एनालिसिस, जैसे मैंने बताया आपको कि नो प्रॉफिट नो लॉस, कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कंप्लीट और अमेंड अ सिंपल ब्रेक इवन चार्ट, इंटरप्रेट अ ब्रेक इवन चार्ट, इंटरप्रिटेशन इसमें आएगा, आपको ड्रॉ नहीं करना, इंटरप्रेट करना होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आ गया आपका क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वाई क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ क्वालिटी में बी अचीव्ड। जैसी बात है, क्वालिटी तो एवरीबडी वांट्स क्वालिटी इन एवरीथिंग, इन एवरी प्रोडक्ट, ठीक है ना, हमें तो चाहिए क्वालिटी। अब चाहे वो घड़ी हो, मोबाइल फोन हो, बुक्स हो, ठीक है, गारमेंट्स हो, तो आपको तो क्वालिटी चाहिए ना, हर हर चीज क्वालिटी में हो। तो वाई क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट,
व्हाट क्वालिटी मीन्स, ये इसमें आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिस्कस होंगे। एंड 4.6 है लोकेशन डिसीजन। Location decision is important for the business, but that is being established first time. Main factors which influence location decision. Factors which influence the location decision of a manufacturing business. देखिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लोकेशन डिफरेंट होगी, सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस बिजनेस के लिए लोकेशन डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करता है फैक्टर्स के, द फैक्टर्स दैट अ बिजनेस कुड कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग विच कंट्री टू लोकेट इट्स ऑपरेशन इन। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। फिर आपका फिफ्थ मेन पार्ट आपका जो है वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डिसीजंस। दिस टॉपिक कंसीडर्स द नीड फॉर एंड सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग capital and the use of cash flow forecast. The main features of statement of profit or loss are covered as well as statement of financial position. Finally, this topic includes analysis of accounts, profitability and liquidity, and different uses of accounts. सबसे पहले इसमें है बिजनेस फाइनेंस, द नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस। क्या जरूरत होती है बिजनेस फाइनेंस की, द मेन रीजन वाई बिजनेस नीड फाइनेंस। अब जाहिर सी बात है एवरीबडी नीड्स फाइनेंस, और तो बिजनेस स्पेशली नीड फाइनेंस ना। कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये क्या होता है, वर्किंग कैपिटल को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं या अकाउंटिंग सब्जेक्ट भी है तो आप यू ऑलरेडी नो कि what is the current account, what is the current liability, what is the working capital. So the difference between current account and current liability is the working capital. फिर आ जाता है आपका द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस 5.2 5.1.2 पे। इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होती हैं, ओनर्स की इन्वेस्टमेंट है, रिटेन प्रॉफिट है, स्केल ऑफ सेल ऑफ अनवांटेड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, ये हम कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर एक्सटर्नल सोर्सेज में आ जाती हैं लोन, ठीक है, शेयर कैपिटल, और उसके बाद है वेंचर कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लीजिंग, हायर परचेज, ट्रेड क्रेडिट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये सब आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। मेन फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो उसके बाद ये आ गया रिकमेंड एंड जस्टिफाई एन एप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ गिवन सिचुएशन। देन कैश फ्लो फोरकास्ट। अब हर बिजनेस को ये एवरी बिजनेस नीड्स टू नो कि हाउ मच कैश इट इज गेटिंग एंड हाउ मच इट इज स्पेंडिंग। मीन्स के उसको ये होना चाहिए कि हाउ मच कैश फोरकास्ट जो है। फोरकास्ट का मतलब क्या है कि आप ये एनालाइज करेंगे कि इन फ्यूचर यू कैन अर्न दिस मच मनी। अब यू कैन अर्न व्हेन यू कैन अर्न दिस मच मनी, तो एटलीस्ट सम ऑफ द अमाउंट यू हैव टू स्पेंड। ठीक है ना, एक्सपेंसेस तो होंगे ही होंगे। तो वो आपका फोरकास्ट है कैश का कि किसका आपका क्या आउटपुट हो, क्या आपका इनटेक होगा, क्या। देखें इसके अंदर आ जाता है 5.2.1 में द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश एंड कैश फ्लो फोरकास्ट। व्हाई कैश इज इंपॉर्टेंट टू अ बिजनेस, व्हाट अ कैश फ्लो फोरकास्ट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मेन फीचर्स ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट है कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, नेट कैश फ्लो हो गया। यानी अगर कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो माइनस कर दें तो नेट कैश इनफ्लो आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें फिर हम कैश फ्लो फोरकास्ट देखेंगे कि ठीक है ना, अमेंड और कंप्लीट अ सिंगल कैश फ्लो फोरकास्ट, इंटरप्रेट अ सिंपल कैश फ्लो फोरकास्ट, ये इसमें आप कवर होता है आपके सिलेबस में। ठीक है, अब फिर आ जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी देखें अकाउंटिंग का पार्ट है, अगर आप अकाउंटिंग भी आपने लिया हुआ है तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये समझना। ठीक है, अगर नहीं तो फिर भी ये सेपरेटली भी डिस्कस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम बनाते हैं, व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स बात है, प्रॉफिट के लिए तो एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द प्रॉफिट ना। सारे बिजनेस जो स्टेब्लिश होते हैं उनका उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, फिर इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है कि एक स्टेटमेंट बनती है जिससे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है। मेन फीचर्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इसमें आ जाएगा, रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है। मेक सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस। इसमें सिंपल कैलकुलेशन भी आपसे पूछ सकता है वो कि आपको वैल्यूज दे देगा, आपको बताएगा इसमें कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये इसमें आ जाएगा। अच्छा, नोट इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी असेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी आपको बनानी नहीं पड़ेगी। तो आपने सिर्फ उसको सिंपल सी कैलकुलेशन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और इसमें नहीं बनाना, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर बनाना होता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब इसी तरह मेन एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम पहले कहते थे बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट का इज द न्यू नेम जो है वो बैलेंस शीट का वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसमें नॉन करंट एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीज़ें आती हैं नॉन करंट एसेट्स में। और करंट एसेट्स में क्या आता है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीबल, कैश, कैश इन हैंड भी और कैश इन बैंक भी।
ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स आ जाते हैं। लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, जो एक साल से ज्यादा टाइम हमारे पास हमें पे करने के लिए हो, दैट इज द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट। और करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो विद इन अ ईयर आप यू हैव टू पे विद इन अ ईयर, उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी, जिसमें ट्रेड पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसमें हम पढ़ेंगे। मेक सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, आपको यू डोंट नीड टू ड्रॉ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो दैट इज द पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग सब्जेक्ट। ठीक है। फिर आ गया आपका एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, लिक्विडिटी है, ये आपको कैलकुलेट करने होंगे, इसके फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, ये हमने लास्ट में दिए हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कैलकुलेट कैसे करना है। अब कैलकुलेट आपको तीन चीजें इसमें करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले आपको याद है, वैल्यू गिवन होगी और आप कैलकुलेट कर लेंगे। लिक्विडिटी में क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा लिक्विडिटी का, इसमें दो रेशियो कैलकुलेट करने हैं आपने, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, इसके भी फॉर्मूले हैं। फिर आगे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, अब ये आप कैलकुलेशन तो कर रहे हैं, इसके यूजर्स क्या हैं, यूजर ऑफ अकाउंट्स एंड द रेशियो एनालिसिस। इंटरनल में कौन कौन से यूजर्स हैं, ओनर्स हो गए, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो या शेयर होल्डर्स हो, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज। यूजर्स ऑफ अकाउंट्स एंड रेशियो एनालिसिस में एक्सटर्नल सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है, लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, दे ऑल वांट टू नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बिजनेस। ठीक है ना, वेदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस, तो उनको देखना होता है, वो थ्रू रेशियो भी देख रहे होते हैं कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। हाउ यूजर्स ऑफ अकाउंट्स में यूज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये इसमें आ जाएगा, लिमिटेशन ऑफ यूजिंग अकाउंट्स एंड रेशियो एनालिसिस। फिर आपका लास्ट पार्ट है मेजर आपका, द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है। दिस टॉपिक business focuses on the business cycle and on the effects of changes in the government policy, including taxes है, interest rates है, exchange rate है, the importance of globalization is recognized as well as the advantages and disadvantages of multinational companies, ये भी इसमें कवर होगा आपका। एनवायरमेंटल इश्यूज डिस्कस होंगे, एथिकल इश्यूज डिस्कस होंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक इश्यूज आ गए। बिजनेस साइकिल इसका फर्स्ट पार्ट है। मेन स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल क्या है, वो ग्रोथ है, बूम, रिसेशन एंड देन स्लम, ये चार स्टेज होते हैं जो कि बिजनेस साइकिल कहलाते हैं। ठीक है। हाउ ईच स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल में अफेक्ट अ बिजनेस, कैसे बिजनेस अफेक्ट करता है एक साइकिल, वो उसमें डिस्कस होगा। इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन अ बिजनेस। फिर आ गया आपका अफेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब इसमें ये चार अफेक्ट्स इसमें डिस्कस होंगे। अफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन टैक्सेस ऑन बिजनेस प्रॉफिट, effects of changes in the taxes on people's income, effects of changes in the government spending, effects of changes in interest rates, how business may respond to changes in taxes and interest rate। सारा टैक्स का जो डोमेन है वो इसमें डिस्कस होगा। फिर आगे आपका बिजनेस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब नाउ एवरीबडी नोज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, दुनिया बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, हर कंट्री हर एक एक्सेस में, आप यहाँ बैठकर थ्रू ई कॉमर्स यूएसए से परचेज कर लें, यूएई से कर लें, रिमोट एरिया न्यूजीलैंड है वहां से परचेज कर लें। ठीक है। वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हर चीज टेक्नोलॉजी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बहुत, हर चीज आपके फिंगर टिप्स पर आ गई है। रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट लिंक, टेक्नोलॉजिकल चेंज इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसकी कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं और थ्रेट्स भी हैं। इम्पोर्ट टैरिफ, इम्पोर्ट कोटा, ये सारी टेक्निक्स हैं। अब आ गया नेक्स्ट 6.2.2, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसी जिसे हम कहते हैं। एडवांटेजेस टू बी अ बिजनेस, to a business of becoming an MNC, advantages for the country where an MNC located, ये इसमें आ गया, advantages for the country where an MNC is located। ठीक है। उसके बाद है एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स क्या है, एक्सचेंज रेट। ठीक है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ एन एक्सचेंज रेट, हाउ चेंज इन एक्सचेंज रेट कैन अफेक्ट बिजनेस। एक्सचेंज रेट भी आप इसमें डिस्कस करेंगे। एक्सचेंज रेट क्या है, करेंसी से दूसरी करेंसी, यूएस डॉलर्स को अगर चेंज करना है आपको यूरो में तो कैसे होगा, पी के आर में, इंडियन रुपीज में। ठीक है, यूएई दिरहम में, ये एक्सचेंज रेट होते हैं। एंड देन 6.3 पे बिजनेस एंड द एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल बिजनेस में। 6.3.1 आपका ये है, हाउ बिजनेस एक्टिविटी कैन नेगेटिवली अफेक्ट द एनवायरनमेंट, और पॉल्यूशन है, डेलीगेशन डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। और फिर आएगा आपका हाउ बिजनेस में रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, उसके बाद 6.4 पे बिजनेस एंड एथिकल इश्यूज, इसमें एथिकल इश्यूज भी आ गए हैं।
एथिकल इश्यूज में क्या है? एथिकल इश्यूज विच में अफेक्ट बिजनेस, ई.जी. चाइल्ड लेबर है, पेइंग फॉर फेयर वेजेस टू एम्प्लॉइज, पेइंग फेयर प्राइस टू सप्लायर्स, यूजिंग सप्लायर्स हु डू नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट। ये एथिकल इश्यूज हैं, कंसिडर करते हैं। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए ये, जब से जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया है, तो उसके बाद से बिजनेस एंड एथिकल इश्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। फिर आ जाते हैं आपके 6.5 पे, प्रेशर ग्रुप्स, द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, हाउ प्रेशर ग्रुप्स कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। ठीक है, ये आपका लास्ट था इस सिलेबस का 6.5 पार्ट। ये हमने सिलेबस को डिटेल में डिस्कस तो किया है, ओवरव्यू ही है ये, लेकिन अब इसकी जो सेपरेट पार्ट्स हैं, नंबर 1 से स्टार्ट करके 1 to 6 तक, हम वो अलग से सेपरेट लेक्चर्स होंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप इसमें देख लें थोड़े से कि रेशियोज भी दिए हुए हैं, कुछ आपको फार्मूलाज दिए हुए हैं। फार्मूला रेशियो में मार्केटिंग का दिया हुआ है, आप मार्केटिंग शेयर कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, ये दिया हुआ है आपका। सेल्स रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू फॉर द होल मार्केट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जस्ट के सपोज कि आपका जो बिजनेस, आपकी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 100,000 सपोज, ठीक है, $100,000, और टोटल आपका रेवेन्यू उस पूरी मार्केट का जो आपकी इंडस्ट्री है उसका है $1 million। तो $100,000 डिवाइड बाई $1 million मल्टीप्लाई 100, ये आपका मार्केट शेयर आ गया। ठीक है, तो इसमें फिर आ जाता है आपका लेबर प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर पीरियड यूनिट्स में, उसके बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, इसमें आपका पूरा वो आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितने बनाए और यूनिट कॉस्ट वेरिएबल की, वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये आ गया आपके पास। टोटल कॉस्ट कैसे होगी? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सिंपल फॉर्मूला है, बहुत इजी है। अब एवरेज कॉस्ट क्या है, कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट जो गिवन होगी और डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जो बनाए यूनिट्स ने टोटल कॉस्ट को उसको डिवाइड कर देंगे, वो आपके पास आ जाएगी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। फिर आपका ब्रेक इवन आउटपुट है। अच्छा, ब्रेक इवन आउटपुट के अंदर फॉर्मूला इसका आपको याद रखना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। देखें, इसमें दो चीजें हैं, वो अब आपके पास इतना कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने सारी ये वैल्यू यूजुअली गिवन होती हैं। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस दे देगा, वेरिएबल कॉस्ट दे देगा, तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट गिवन होगी, नहीं होगी तो हम उसमें कैलकुलेट कर लेंगे। फिक्स कॉस्ट को जब डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो ब्रेक इवन आउटपुट आ जाएगा यूनिट्स में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके बाद माइनस ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यह है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक हो गया, ये सब फॉर्मूले हैं। फिर बिजनेस फाइनेंस आ गया। रेवेन्यू, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये आपका टोटल रेवेन्यू, जिसे हम टोटल सेल भी कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस, ये दो फॉर्मूले हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू गिवन, आप कोई भी चीज से यूज करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल उस वक्त हमने अभी सिलेबस में डिस्कस किया। करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटी लेस कर देंगे तो द अमाउंट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है? प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, प्रॉफिट एक्चुअली नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसको जब आप रेवेन्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू का इतना परसेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है? वो भी सेम है, सिर्फ आपने प्रॉफिट की जगह ग्रॉस प्रॉफिट रखना है एज इन न्यूमेरेटर। न्यूमेरेटर में ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में रेवेन्यू आ जाएगा मल्टीप्लाई 100। अब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर, आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स तो आपने पढ़े हो तो आपको क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। जो ऊपर वैल्यू होती है न्यूमेरेटर है, जो नीचे वैल्यू है वो डिनोमिनेटर है। फिर है नेक्स्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? वॉट एवर कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर लिक्विडिटी रेशियो में आपका करंट रेशियो सबसे पहले है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रेशियो है, यानी कि करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, सिंपल, इसमें मल्टीप्लाई 100 नहीं करना है, ये आंसर आपका आएगा, दिस इज करंट रेशियो। फिर आपका एसिड टेस्ट रेशियो है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ये आ जाएगा आपका करंट एसेट्स। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में सिर्फ आपने क्या करना है, करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, सिर्फ कि एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते वक्त आपने करंट एसेट्स में से सिर्फ इन्वेंट्री जो होगी वो माइनस कर देनी है,
नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, करंट लायबिलिटी, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये था आपका सिलेबस और फॉर्मूले सारे जो आप लोगों ने देखे हैं, अभी इसमें सब आप पढ़ेंगे आगे। और आपका आप देखें असेसमेंट मैंने इसमें देख दिया कि पेपर वन, दो पेपर हैं आपके। पेपर वन शॉर्ट आंसर एंड डेटा रिस्पॉन्स है बिजनेस में, और इसमें मल्टीपल चॉइस नहीं होता बिजनेस के अंदर। अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, उसमें एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर वन है, लेकिन इसमें शॉर्ट आंसर एंड डेटा रिस्पॉन्स है। और 4 क्वेश्चन रिक्वायरिंग अ मिक्सचर ऑफ शॉर्ट आंसर एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा रिस्पॉन्स। तो कैंडिडेट्स आंसर्स ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। 4 क्वेश्चन 80 मार्क्स का होगा, और 1 आवर 30 मिनट्स में टाइम गिवन होगा आपका। ये पहला पेपर हो जाएगा। पेपर टू केस स्टडी है, उसमें 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ केस स्टडी प्रोवाइडेड एज एन इंसर्ट विद द पेपर। ये जो आपका पेपर होगा पेपर टू, उसके साथ आपको एक अलग से पेपर दिया जाएगा जिसे हम कहते हैं इंसर्ट, उसमें केस स्टडी पूरी गिवन होती है। और उसी के केस स्टडी के ऊपर फिर आपसे क्वेश्चन दिए पूछे जाते हैं कि 4 क्वेश्चन होंगे प्रोवाइडेड एज एन इंसर्ट, कैंडिडेट्स आंसर ऑल क्वेश्चन। ये भी 80 मार्क्स का है, तो इसका टाइम 1 आवर 45 मिनट्स है। ठीक है, ये आपके दो पेपर होंगे, इसमें सारा डिस्कस हमने ये कर लिया। उसके बाद अगर आपको मैंने लास्ट में अपना ये फ़ोन नंबर्स भी दे दिए हैं, आपका मेरी वेबसाइट भी है, लेकिन मेरी वेबसाइट सिर्फ नॉट, इट इज़ नॉट मीन ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। ये हमारा मेरा इसमें एचआर कंसल्टेंसी भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, फाइनेंस कंसल्टेंसी भी है। तो वो एक वेबसाइट है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें गिवन है। अगर आपको ईमेल कर अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको अभी फर्दर एक्सप्लेनेशन, you need further explanation, तो you can just send me an email। ईमेल एड्रेस मैंने दिया आपको contact@habibconsultancy.com, इस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने जो 06636 का नंबर है वो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया। अब उसके बाद जो हमारा होगा वो फिर टॉपिक वाइज स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग ये पूरा देख लें, समझ लें कि ये सिलेबस आपने आगे पढ़ना है पूरा। ये एक्चुअल कैम्ब्रिज का सिलेबस है। ठीक है, कैम्ब्रिज के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो इसी सिलेबस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये आप याद रखें। ठीक है, अगर कोई आगे नोट्स में या आपको वो जो चीज़ें, अगर कोई अगर टेक्स्ट बुक रिकमेंडेड आपको मालूम करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड बुक्स दो हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।